Hello everyone, I am Priyanka Sharma, Assistant Professor from Department of Journalism and Mass Communication. I welcome you all on our YouTube channel Education with KRCHE. Today we will discuss about the camera control and adjustment. So, before starting the lecture or discussion, uh, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कैमरा, वीडियो कैमरा बेसिकली, कि वीडियो कैमरा क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं उन पार्ट्स के. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैमरा कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट्स. इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द अपर्चर कंट्रोल, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकल लेंथ एंड द एस्पेक्ट रेशियो. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वीडियो कैमरास. बेसिकली व्हाट इज वीडियो कैमरा. सो वीडियो कैमरा क्या है? वीडियो कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए मोशन पिक्चर्स को. फॉर रिकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफ्स, हम लोग फ़ोटोग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए हम स्टिल कैमरा को यूज़ करते हैं, या हम लोग सिंगल रिफ्लेक्स कैमरास को हम यूज़ करते थे. बट फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो हमें वीडियो कैमरा को यूज़ करना पड़ता है. और बेसिकली वीडियो कैमरा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, मोशन पिक्चर्स को कैप्चर करता है, बट वन फ्रेम एट अ टाइम. जब हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि फ्रेम क्या है. फ्रेम जो भी हम एक इमेज क्लिक करते हैं बेसिकली इन अ स्टिल फोटो कैमरा, वो इमेज को हम फ्रेम बोलते हैं. और जब वीडियो कैमरा में हम उसी फ्रेम की बात करते हैं, तो जब हम वीडियो कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक सेकंड का भी अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग मल्टीपल फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. यानी कि एक सेकंड के वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 फ्रेम्स को कैप्चर करते हैं. यानी कि वो इतना फास्ट होता है कि हम लोगों को पता भी नहीं लगता कि कितनी इमेजेस हमने एक टाइम पर क्लिक की. So each frame is captured as a series of horizontal lines, the number of which determines the fundamental visual quality of the image. जितनी ज़्यादा इमेज हम लोग, जितने ज़्यादा फ्रेम्स हम लोग क्लिक करते हैं, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग कैप्चर कर रहे हैं विद इन अ सेकेंड, उतना ही ज़्यादा हम बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी है हमारे विजुअल्स की, वीडियो की, वो अच्छी होती है. A camera that captures moving image and converts them into electronic signals. कैमरा बेसिकली हमारा वो मूविंग इमेजेस को कैप्चर करता है जो हमें हमारे एलसीडी स्क्रीन के अंदर या हमारे कैमरा के थ्रू हमें दिखाई दे रही हैं, या हमें जो सीन को कैप्चर करना है वो हम लोग वीडियो कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं. वो मूविंग इमेजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कि हम उसको एक स्टोरेज डिवाइस पर सेव कर सकें और एज अ फाइनल आउटपुट हम उसको किसी मॉनिटर पर देख सकें. Video camera is used to make electronic motion pictures. It captures moving images and synchronized sound. सबसे मेन चीज़ वीडियो के साथ में हमारा मेन जो चीज़ है वो है हमारा साउंड. स्टिल फोटो कैमरा के थ्रू जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग सिर्फ फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ हमें एक इमेज क्लिक करनी है. बट इन वीडियो कैमरा हम लोगों को साउंड भी रिकॉर्ड करना होता है. तो जब हम साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं मूविंग इमेज के साथ में, तो वो दोनों चीज़ को सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है. All video camera work on the same basic principle, the conversion of an optical image into electrical signals that are reconverted by a television set into visible images. हम बोल रहे हैं कि एक कैमरा जो है वो बेसिक प्रिंसिपल जो कैमरा का है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो सिमिलर है बिल्कुल हमारे जो फोटोग्राफ से रिलेटेड कैमराज हैं उनकी तरह. उन्हीं की तरह हमारे जो कैमराज होते हैं, जिन वीडियो कैमराज होते हैं, उनके अंदर एक ऑप्टिकल इमेज सेंसर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा जो इमेज है वो कन्वर्ट होता है और उसकी जो क्वालिटी है वो हम बेटर विजिबल कर पाते हैं और हम उस इमेज को टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख पाते हैं, या हम उस इमेज को बाद में रिकॉर्ड होने के बाद कहीं पर भी देख पाते हैं. So specifically, the light that is reflected from the object is gathered by a lens and focused on the imaging or pickup device. जब वर्किंग की बात करते हैं कैमरा की, किसी भी कैमरा की वर्किंग की बात करते हैं, तो लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी कैमरा के अंदर,
तब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो कैमरा के अंदर नहीं आएगी, तब तक हम किसी इमेज को या किसी वीडियो को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन बेसिक प्रिंसिपल कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, और लेंस के थ्रू वो लाइट जो है वो गैदर की जाती है, एक साथ इकट्ठा की जाती है कैमरा के अंदर की साइड में, और उसको एक इमेजिंग डिवाइस पर या इमेज सेंसर्स पर डाला जाता है, जिसकी वजह से हम उस इमेज का जो फाइनल आउटपुट है वो हम देख पाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ वीडियो कैमरास। वीडियो कैमरा के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बेसिक पार्ट्स की हम कुछ बात करेंगे यहाँ पर। चाहे हम किसी भी तरह का कैमरा यूज़ करें, हम स्टिल के लिए कैमरा यूज़ करते हैं, हम वीडियो के लिए कैमरा यूज़ करते हैं, बट कैमरा के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हर तरह के कैमरा में आपको मिलते हैं। सो लेंस इज़ वन ऑफ देम, जो आपको हर तरह के कैमरा के अंदर मिलता है। व्यू फाइंडर इज़ देयर, माइक्रोफोन की हम बात करेंगे, फिल्टर्स की हम बात करेंगे, एलसीडी व्यू फाइंडर होता है, रिकॉर्डर होता है, जूम, आयरस और अपर्चर की हम बात करेंगे, फोकस है, वाइट बैलेंस है, टेली लाइट है, गेन कंट्रोल है। तो दीज आर सम parts of video camera. So here you can see some of the parts of video cameras जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। लेंस की हम बात करते हैं। लेंस क्या है बेसिकली? इट ड्रॉज इन लाइट एंड कैप्चर्स द इमेज एट विच द कैमरा पॉइंट्स। बेसिकली क्या है लेंस? लेंस की हेल्प के थ्रू जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है उसको कैप्चर करने में हमारा लेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एक लेंस की हम बात करते हैं, कैमरा के अंदर एक लेंस की जब हम बात करें, तो उस कैमरा के लेंस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल लेंसेज वहाँ पर यूज़ होते हैं। हमें सिर्फ जो फ्रंट लेंस दिखता है या बैक लेंस दिखता है, कभी भी हम लेंस को निकाल कर देखें तो उस लेंस के अंदर सिर्फ फ्रंट और बैक के अंदर हमें ग्लास दिखता है, बट उस इतने बड़े कैमरा के अंदर, कैमरा लेंस के अंदर मल्टीपल, हम बोल सकते हैं कि लेंसेज उसके अंदर यूज़ होते हैं, मल्टीपल पीसेस यूज़ होते हैं लेंस के, जिसकी वजह से वो लाइट को एक साथ में एक जगह पर कैप्चर कर पाता है। लेंस गैदर लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सब्जेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इट ऑन द इमेजिंग डिवाइस। ठीक है, जितना भी लेंस के थ्रू लाइट एंटर हो रहा है कैमरा के अंदर, ठीक है, उस पूरी लाइट को एक इमेजिंग डिवाइस पर डाला जाता है, जिसकी वजह से, जिस इमेज सेंसर की वजह से हम लोग उसको एंड में इमेज को व्यू कर पाते हैं, उस वीडियो को देख पाते हैं। A lens hood is often mounted on the front of the lens to keep stray light from hitting the lens surface and causing unwanted glare. आपको जैसे इमेज के अंदर भी दिख रहा होगा, लेंस के सामने एक हुड आपको दिख रहा होगा। बेसिकली आपको के लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है, और अगर कोई लाइट उसके ऊपर डल रही है लेंस के ऊपर, तो वो अनवांटेड ग्लेयर से जो हमारे लेंस को बचाता है, या हमारी वीडियो के अंदर वो अनवांटेड ग्लेयर जो है वो नहीं आ पाता है। तो लेंस हुड अगर है तो वो अनवांटेड ग्लेयर को वो रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। विदाउट लेंस हुड ऑल्सो वी कैन यूज़ द कैमरा। मोस्ट कैमरा मॉडल्स कम फिटेड विद जूम लेंसेज। जनरली हम बात करें अगर कैमराज की, तो ज़्यादातर कैमराज जो होते हैं वो जूम लेंस के साथ में फिटेड आते हैं, और वेरिएबल फोकल लेंथ लेंसेज एज दे कॉल्ड टेक्निकली, या फिर अलग अलग फोकल लेंथ उनके अंदर होती है। दिस एनेबल्स द कैमरा पर्सन टू शूट बोथ वाइड एंड क्लोज शॉट। बट अगर इस तरह के कुछ लेंसेज वहाँ कैमरा के अंदर हैं, या अलग अलग कैमरा लेंसेज की वजह से हम अलग अलग तरह के, चाहे हम वाइड शॉट लेना चाह रहे हैं या हम क्लोजअप शॉट लेना चाह रहे हैं, तो हर तरह के लेंसेज को चेंज करके हम इस तरह के शॉट्स को कैप्चर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द व्यू फाइंडर की हम बात कर रहे हैं। व्यू फाइंडर बेसिकली आपका एक होल होता है कैमरा के अंदर, जिसकी वजह से, जिसके मदद से हम लोग जो हमारा सेटअप है, जो हमारा सीन है, जो हमारा फ्रेम है, बेसिकली हम उसको देख पाते हैं। द व्यू फाइंडर अलाउज अस टू सी व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी हमारा फ्रेम है, जो हमारी आंखों के सामने है, वही चीज़ को हम कैमरा के अंदर देखना चाहते हैं, तो हम व्यू फाइंडर को यूज़ करते हैं, और एग्जैक्टली वो चीज़ दिखती है जो हम कैप्चर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑल मॉडल्स लेट अस प्ले बैक एंड रिव्यू व्हाट वी हैव टेप्ड। सभी के सभी कैमरास के अंदर ये ऑप्शन होता है कि क्या हमने शूट किया है, एक्सेप्ट दी सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा जो हम लोग फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते थे। उन कैमरास के अंदर
हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि पीछे कौन सा फोटोग्राफ क्लिक हुआ है, क्या वो परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बट आजकल जितने भी मॉडल्स आते हैं कैमरा के, हम सबके अंदर वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं कि कैसा कैप्चर हुआ है, प्लेबैक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं हमारी वीडियो को। द व्यू फाइंडर ऑल्सो डिस्प्लेज वेरियस इंडिकेटर्स टू टेल अस वेदर वी आर रिकॉर्डिंग एंड वेदर द लाइट इज एडिक्वेट, the battery is charged, and the other information such as the exposure, tape remaining, shutter speed, audio recording levels, frame guide etc. तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, या आप जब भी व्यू फाइंडर के थ्रू आप अपना फ्रेम चेक करते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई देती हैं कि आपका बैटरी बैकअप कितना है, आपका एक्सपोजर कैसा है, या आपका मेमोरी कितना बचा है, या आपका शटर स्पीड क्या है। ये सारी चीज़ें आपको आपके व्यू फाइंडर के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों। LCD व्यू फाइंडर की बात करें तो LCD व्यू फाइंडर बेसिकली इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ LCD स्क्रीन, जो कि कैमरास के अंदर होती है। चाहे हम DSLR कैमरास की बात करें या कोई भी हायर लेवल वीडियो कैमरा की बात करें, तो LCD स्क्रीन सभी कैमरास के अंदर होती है। और व्यू फाइंडर के साथ साथ हमें LCD व्यू फाइंडर भी मिलता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हमें किस व्यू फाइंडर को यूज़ करना है। इफ़ वी आर यूजिंग द LCD व्यू फाइंडर तो हम लोग नॉर्मल व्यू फाइंडर को यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम नॉर्मल व्यू फाइंडर यूज़ कर रहे हैं तो हम LCD व्यू फाइंडर को यूज़ नहीं करते। बट दोनों का पर्पस जो है वो एकदम सेम होता है। LCD व्यू फाइंडर का बस एक और फ़ायदा ये होता है कि जब हम ऐसी लोकेशन पर शूट कर रहे हैं जहाँ पर कैमरा हमारी हाइट से बहुत ऊपर है, ठीक है, कैमरा की व्यू फाइंडर में हम नहीं देख सकते हैं, हम ऊपर की साइड नहीं जा सकते हैं, हम अपनी हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बट हम कैमरा को अपने ऊपर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा LCD व्यू फाइंडर काम आता है, जब हम उसको रोटेट करके और इजीली देख सकते हैं कि क्या कैप्चर हो रहा है, क्या जो फ्रेम है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो LCD स्क्रीन वहाँ पर हमारा काम आता है। माइक्रोफोन की बात करते हैं। बेसिकली DSLR हो या हमारे जो भी वीडियो कैमराज हम यूज़ कर रहे हैं, सभी के अंदर कुछ माइक्रोफोन्स, इंटरनल माइक्रोफोन्स भी होते हैं और कुछ स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर हम एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। इंटरनल माइक्रोफोन बेसिकली हमारे एम्बियंट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, अगर हम यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज अगर हमें कोई डायलॉग रिकॉर्ड करना है या हमें किसी पर्सन की बाइट रिकॉर्ड करनी है तो हम उसके लिए एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं। और वीडियो कैमराज में जनरली 2 स्लॉट दिए होते हैं वीडियो माइक्रोफोन्स को अटैच करने के लिए। हम 2 एक्सटर्नल माइक्स को अटैच कर सकते हैं और अलग अलग जो बातें हो रही हैं, 2 अलग अलग पर्सन्स को हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द रिकॉर्डर। रिकॉर्डर की जब बात करें तो हमारे कैमरा के अंदर कुछ बटन्स होते हैं जिसकी मदद से हम कैमरा की रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। तो वो जो रिकॉर्डर बटन्स हैं कभी कभी हमें कन्फ्यूजन देते हैं, क्योंकि एक जो बटन कैमरा के अंदर ऐसा होता है जहाँ पर रिकॉर्डर बटन ही होता है जिससे कैमरा ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है, और वहीं से हमारा रिकॉर्डिंग भी ऑन होता है और ऑफ होता है। बस थोड़ा सा ट्रिक होता है कि कैसे हमें कैमरा को ऑफ करना है, ऑन करना है, या कैसे हमें हमारा रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और कैसे रिकॉर्डिंग को पॉज करना है। तो वो हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ को देखना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे पास एक से ज़्यादा, हम बोलें तो वीडियो कैमरा के अंदर हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए बटन्स होते हैं, जिससे कि हम अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम उस बटन को यूज़ करके रिकॉर्डिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वाइट बैलेंस की बात करते हैं। वाइट बैलेंस बेसिकली हमें हेल्प करता है कि जो भी सीन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी सीन हमें फ्रेम के अंदर दिख रहा है, जब कलर्स की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें एग्जैक्टली ब्लैक कलर ब्लैक दिखना चाहिए, वाइट कलर वाइट दिखना चाहिए। हल्का सा भी जो टिंट है, उनका कलर का जो टिंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, कैमरा को यूज़ करते करते हमने कैमरा को मैनुअल मोड पर यूज़ किया और हम वाइट बैलेंसिंग कर रहे हैं। एक रूम के अंदर हमने वाइट बैलेंसिंग किया और रूम का टेम्परेचर, रूम की लाइटिंग का टेम्परेचर कुछ और होता है, और उसी कैमरा को हम उठाकर बाहर कहीं आउटडोर शूट के लिए ले गए विदाउट चेंजिंग दी वाइट बैलेंस, तो जो अंदर का टेम्परेचर सेट है वही एग्जैक्टली वाइट बैलेंस बाहर का सेट होगा। बट जो
लाइटिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको इजीली विजिबल होगा आपके स्क्रीन पर, क्योंकि अंदर की लाइटिंग हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इंडोर शूट के लिए, और आउटडोर शूट में वही लाइटिंग हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वेदर हो सकता है सनी हो, ब्राइट लाइट्स हो वहाँ पर। तो जो वाइट बैलेंस है वो हमें ब्लैक को ब्लैक नहीं दिखाएंगे और वाइट को वाइट नहीं दिखाएंगे, वाइट एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, हल्का सा येलोइश टिंट हो सकता है, हल्का सा ब्लूइश टिंट हो सकता है वाइट के अंदर। तो कलर डिफरेंस जो है वो आपको दिखेगा, आपको कलर उसकी ट्रू फॉर्म में नहीं दिखेगा अगर हम वाइट बैलेंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द आइरिस, और वी कैन से एक्सपोजर कंट्रोल, और वी कैन से अपर्चर कंट्रोल। तो आइरिस को हम वीडियो कैमरास के अंदर तीन नाम से जानते हैं: अपर्चर कंट्रोल, एक्सपोजर कंट्रोल या फिर आइरिस। द एक्सपोजर बटन ऑन द कैमरा हेल्प्स अस टू help us to increase or decrease the aperture level basically। आइरिस की बात कर रहे हैं, अपर्चर की बात करें, हर चीज़ से हमारा अपर्चर कंट्रोल हो रहा है। सभी चीज़ें सेम है, बट एक काम हो रहा है जिससे हमारा जो कैमरा के अंदर अपर्चर है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है हम उसको उस लेवल को कंट्रोल करते हैं थ्रू आइरिस कंट्रोल या एक्सपोजर कंट्रोल। जब हम कैमरा के आइरिस को या हमारे अपर्चर के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो वो बिल्कुल विजिबल होता है हमारे फ्रेम के अंदर की जो लाइटिंग है वो डार्क और लाइट होगी। अगर अपर्चर बहुत ज़्यादा ओपन है तो बिल्कुल आपको लगेगा कि लाइट बहुत ज़्यादा कैमरा के अंदर एंटर हो रही है और आपका जो सीन है वो अच्छे से एक्सपोज हो रहा है, लाइट के साथ में एक्सपोजर अच्छा है उसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा हम जो अपर्चर का जो होल है उसके साइज़ को कम कर देते हैं या उस होल को कम ओपन करते हैं तो डार्कर एरियाज हमें दिखते हैं। तो ये चीज़ से हम अपर्चर कंट्रोल करके हम हमारे एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कैमरा का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जूम कंट्रोल। जब हम कैमरा यूज़ करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग वीडियो कैमरा, हमारे पास जूम कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। और जूम कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका होता है जूम रिंग। वीडियो कैमरास के अंदर हमारे पास जूम रिंग होता है जिसको हम रोटेट करके हमारा जूम इन और आउट हम इजीली कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट के क्लोजर में भी जा सकते हैं और उससे दूर भी आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक स्विच भी होता है जिससे हम कैमरा का जो जूम कंट्रोल है वो कर सकते हैं। स्विच जो है हमारा वो हमारे जो अपर पैनल होता है कैमरा का वहाँ पर होता है, जिससे कि हम जब कैमरा को हाथ से ऐसे पकड़ते हैं सामने की तरफ तो हमारे जो थंब फिंगर होता है हम उससे उसको ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं। तो जूम कंट्रोल हमारे पास 2 से 3 जगह होता है जिसके हेल्प से हम लोग लेंस का जो को पास लेकर जाना और दूर लेकर आना, टेलीफोटो में कन्वर्ट करना और वाइड एंगल में कन्वर्ट करना। वाइड यानी कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हैं तो वाइड एंगल होगा, किसी ऑब्जेक्ट के पास में जा रहे हैं तो टेलीफोटो में कन्वर्ट होगा। तो जूम की हेल्प से हम वो चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द गेन कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। गेन बेसिकली हमारी इमेज को अगर हम बोले इन सिंपल टर्म्स हम बोलें, इट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। जो इमेज हमें दिख रहा है उसके अंदर कितना ब्राइट है वो, कितना लाइट जो है वो उसके अंदर अच्छे से है और कितना नहीं है, उसके कंट्रोल को हम गेन कंट्रोल से यूज़ कर सकते हैं। गेन और आईएसओ इज अबाउट द एम्पलीफिकेशन ऑफ वीडियो सिग्नल कॉट बाय द सेंसर। बेसिकली हम यहाँ पर वीडियो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। जो सेंसर के जो इमेज सेंसर्स कैमरा के अंदर लगे होते हैं वो कितना लाइट जो है वो उनको एक्सपोज कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वीडियो का क्वालिटी है वो अच्छा होता है। अगर ज़्यादा लाइट हमारे जो सेंसर्स हैं इमेज वहाँ तक पहुँच रही है तो ऑब्वियस है कि हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी और जो इमेज के अंदर जो लाइट है वो अच्छी होगी। बट अगर हमारे इमेज सेंसर तक लाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच रही है या पूरे प्रॉपर सेंसर तक जो हमारी लाइट है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है तो हमारी वीडियो क्वालिटी पर उसका इफेक्ट आएगा। गेन इज़ यूजफुल व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ लाइट। बेसिकली अगर हमारे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है तब हमें गेन जो है हम उसको यूज़ करते हैं। और इवन एट द एब्सेंस ऑफ लाइट सोर्स इट मेयरली एम्पलीफाइज द सिग्नल। The sensor's sensitivity governs how you will see the moving image
ऑन लो लाइट। ठीक है, आपके सेंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फाइनल आउटपुट कैसा होगा। अगर उस रूम के अंदर जहां आप शूट कर रहे हो उस रूम के अंदर एक भी लाइट सोर्स नहीं है तो भी आप गेन को कंट्रोल करके, गेन को इंक्रीज और डिक्रीज करके जो लाइट एंटर हो रही है कैमरा के अंदर उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो सेंसर्स पर बेसिकली लाइट आ रही है उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कैमरा कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट्स। कैमरा कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट्स में हम लोग कवर करेंगे अपर्चर कंट्रोल, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकल लेंथ एंड एस्पेक्ट रेशियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्चर कंट्रोल की। अपर्चर कंट्रोल यानी कि अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा कि अपर्चर कंट्रोल इज बेसिकली और एक्सपोजर कंट्रोल। तो एक्सपोजर को हम कैसे कंट्रोल करते हैं थ्रू अपर्चर, और अपर्चर क्या होता है। सबसे पहले टर्म हम यूज करेंगे कि अपर्चर क्या है। अपर्चर इज बेसिकली अ होल, ठीक है, वो होल जिसकी वजह से लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर करती है, और अपर्चर कंट्रोल करता है कि आपके कैमरा के अंदर कितना लाइट आना चाहिए और कितना नहीं। इन एडिशन टू द फोकस रिंग, हम बोल रहे हैं कि हमारे कैमरा के अंदर 3 रिंग होती हैं। एक जूम रिंग होता है, एक फोकस रिंग होता है, और तीसरा जो रिंग होता है वो अपर्चर रिंग, या हम उसको आइरिस रिंग भी बोलते हैं। तो अपर्चर रिंग के साथ साथ अपर्चर रिंग जो हमारा है हम उसको रोटेट करके, हम उसको घुमाकर हमारा जो अपर्चर का साइज है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कैमरा के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है हम उसको कंट्रोल करते हैं। दिस रिंग कंट्रोल्स द साइज ऑफ द अपर्चर। बेसिकली वी आर एडजस्टिंग द साइज ऑफ द अपर्चर कि हमें साइज कम करना है या ज़्यादा करना है। In addition to the focal length, lenses are classified according to the amount of light they let into the camera। जब लेंस की भी बात करते हैं तो बेसिकली अपर्चर जो है हमारे लेंस के पास ही होता है, ठीक है, और लेंस जब हम खरीदते हैं तो हम उसको फोकल लेंथ के हिसाब से खरीदते हैं। बट फोकल लेंथ के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट वो एंटर करने देते हैं, कितना अपर्चर, मैक्सिमम अपर्चर और मिनिमम अपर्चर कितना होगा उस लेंस का, उसके बेसिस पर भी हम लेंस को परचेज करते हैं। अपर्चर रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ लेंस डायाफ्राम थ्रू विच लाइट पासिस, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द इमेज गिवन। जो इमेज आपको दिख रहा है उसके अंदर भी आप एक होल देख पा रहे हैं, ठीक है, और वह होल इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब हम अपर्चर का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं कि अपर्चर का जो ओपनिंग है जब हम उसको ओपन करते हैं या हम उसको कम करते हैं, क्लोज करते हैं, हम उसके डायाफ्राम को बेसिकली, जब हम डायाफ्राम की बात कर रहे हैं, आइरिस के डायाफ्राम की या अपर्चर के डायाफ्राम की हम बात कर रहे हैं, हम उसको एफ स्टॉप्स में कैलकुलेट करते हैं कि एफ स्टॉप कितना है, कितना हमारा अपर्चर का साइज है, वो हम एफ स्टॉप में काउंट करते हैं। एफ स्टॉप इज द ओपनिंग दैट कैन बी मेड लार्जर और स्मॉलर to regulate the amount of light admitted to the sensitive surface of the imaging device। तो जितना भी लाइट एंटर होगा हम उसको एफ स्टॉप में काउंट करेंगे कि जो हमारा एफ स्टॉप है वो ज़्यादा होगा कि वो कम होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे कैमरा के अंदर कितना लाइट आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। It is calibrated in f-stop and is generally written as numbers such as f1.4, f2, f2.8, f4 and so on। तो ये जो नंबर्स हैं एफ स्टॉप्स हैं, हम इसी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे अपर्चर के अंदर कितना लाइट होगा और कितना लाइट वो एंटर करने देंगे। उसके होल पर डिपेंड करेगा कि वो होल कितना ओपन हो रहा है और वो कितना क्लोज हो रहा है। जब हम लोग बात करते हैं एफ स्टॉप की तो हम ये बोलते हैं कि मोर द एफ स्टॉप नंबर स्मॉलर द साइज ऑफ अपर्चर। जितना नंबर एफ स्टॉप का ज़्यादा होगा उतना ही छोटा हमारा अपर्चर का जो होल है उसका साइज होगा, और जितना कम हमारा एफ स्टॉप नंबर होगा उतना ही ज़्यादा उसका ओपनिंग होगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम ऑपोजिट चलते हैं, मोर द नंबर और लेसर द ओपनिंग, और लेसर द हम बात कर रहे हैं कि लेसर द नंबर मोर द ओपनिंग। तो यहाँ पर हमारा जो
बात चल रही है वो ऑपोजिट उसमें चल रही है कि जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना ही ओपनिंग कम होगा, और जितना नंबर कम होगा उतना ही ओपनिंग ज़्यादा होगा, उतनी ही लाइट ज़्यादा एंटर करेगी। और जितना होल साइज छोटा होगा, जितना नंबर ज़्यादा होगा एफ स्टॉप का, उतनी ही लाइट कम एंटर करेगी हमारे कैमरा के अंदर। सो लेंस usually range from f stop 1.0 to f stop 22। तो हमारा जो f stop है मैक्सिमम 22 तक होता है, मिनिमम 1 होता है, यानी कि मिनिमम 1 पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग हमारे अपर्चर की होती है, और जो 22 हम बोल रहे हैं f stop, उस पर सबसे कम हमारे अपर्चर की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट इज द डेप्थ ऑफ फील्ड की हम बात करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। डेप्थ ऑफ फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें जो हमारी इमेज दिख रही है वो कितनी शार्प अपीयर हो रही है कैमरा के अंदर, क्या वो बहुत अच्छे से फोकस में है कि नहीं है, कितना अच्छे से अपीयर हो रहा है, दिख कितने अच्छे से रही है। द एरिया इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दैट अपीयर्स शार्प इन द फ्रेम इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। जो भी हमारे कैमरा के अंदर हमें हमारे फ्रेम के अंदर जितना भी एरिया कवर किया जा रहा है वो कितना शार्प है कि ब्लर है, कौन सा एरिया ब्लर है, कौन सा शार्प है, उस पर डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड हमारा कितना है। द डेप्थ ऑफ फील्ड डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ योर इमेज विल बी इन फोकस, और इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेम दैट लुक शार्प। जनरली क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो फ्रंट ऑब्जेक्ट एक होता है और एक बैक ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रंट ऑब्जेक्ट कभी कभी हमारा फोकस के अंदर होता है और बैक ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो ब्लर होता है। बट कभी कभी उल्टा होता है कि बैक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्लियर है बट फ्रंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा आउट ऑफ फोकस है या ब्लरी है थोड़ा सा। तो हम बोल रहे हैं कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, कितना एरिया फोकस में है, कितना एरिया शार्प है, हम उसकी बात करते हैं। और बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है क्लोजेस्ट और फारदेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो पहला ऑब्जेक्ट है और जो आखिरी का ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा और कौन सा कितना चीज़ शार्प है उस इमेज के अंदर, उस फ्रेम के अंदर, हम उसकी बात करते हैं कि वो डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर काउंट होता है। कैमराज कैन ओनली फोकस वेरी शार्पली एट वन पॉइंट। हम ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट पर एक बार में कैमरा जो है वो फोकस करता है और बहुत शार्प इमेज वो आपको प्रोवाइड करता है। बट द ट्रांजिशन फ्रॉम शार्प टू ब्लर इज अ ग्रेजुअल वन। बट जब शार्प इमेज से हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं और उस पहले वाले को ब्लर करते हैं और बैक वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग शार्पन करते हैं, उसकी क्लैरिटी लाते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन होती है वो बहुत ग्रेजुअल होती है। ठीक है, वो आपको दिखता है कि पहला ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो रहा है और अब पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपको इन फोकस आ रहा है, तो वो ट्रांजिशन बहुत ग्रेजुअल लगेगी। Cameras can only focus very sharply at one point, but the transition from sharp to blur is a gradual one. If you place objects at different distances from the camera, some will be in focus and others will be out of focus. The area in which the objects are in focus are called depth of field. जितना डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट जहाँ तक आपका क्लियर है, बिल्कुल शार्प है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं कि वो हमारा कैमरा का डेप्थ ऑफ फील्ड है। उतना ही हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड है, चाहे बैकग्राउंड सारा ब्लर क्यों ना हो। ब्लर है तो इसका मतलब हमारे कैमरा का डेप्थ ऑफ फील्ड उतना नहीं है, सिर्फ जहाँ तक क्लैरिटी है वहीं तक हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड है कैमरा का। योर डेप्थ ऑफ फील्ड विल वेरी एज यू एडजस्ट योर अपर्चर सेटिंग। कभी कभी जब हम अपर्चर की सेटिंग चेंज करते हैं तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो भी चेंज होता है, हमें वो भी एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि 3 ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर हैं, बट जो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड है, शार्प फोकस कहाँ पर है, सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पर है। तो सेंटर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर आ रहा है। बैक वाला और फ्रंट वाला हमारा ब्लरी है, तो वो दोनों चीज़ें हमारे फोकस में नहीं है, तो वो वहाँ पर हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं तो हम दो तरह के डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं। पहला है हमारा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और दूसरा है हमारा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड।
अब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? स्मॉलर एरिया फोकस और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जब छोटे एरिया पर, कुछ कम एरिया पर हम फोकस कर रहे हैं तो वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है। लार्जर एरिया पर फोकस कर रहे हैं तो वो हमारा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की हमने जैसे बात की कि जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर ही फोकस कर रहे हैं उस फ्रेम के अंदर, तो वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है। यूजिंग अ वाइड अपर्चर दैट इज अ स्मॉलर एफ स्टॉप वैल्यू डिक्रीजेस योर डेप्थ ऑफ फील्ड। जितना हम अपर्चर का ओपन करेंगे उतना ही हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो डिक्रीज होता है। वीडियोग्राफर्स रेफर टू दिस एज अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। हम इसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। A shallow depth of field means that the less area of image will be in focus। जैसे हमने अभी भी बात की कि जब तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर, फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट पर ही सिर्फ हमारा फोकस है और वही शार्प है और बाकी के बैक वाले इमेजेस हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो दैट इज योर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। सिर्फ हम कुछ ही एरिया को हमारे फोकस के अंदर रख रहे हैं, बाकी का सारा हमारा एरिया ब्लर है। बट जब हम बात करें, हम बोल रहे हैं कि दस द एरिया ऑफ फोकस और शार्पनेस आर लिमिटेड। जब हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ फोकस है या शार्पनेस है वो हमारा लिमिट हो जाता है। हम पूरे सीन को फोकस के अंदर नहीं रख सकते हैं क्योंकि उतना डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट अगर पूरा सीन हम यूज़ करेंगे तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल कि जो ऑफ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं और बैकग्राउंड जितना भी इसका है वो सब ब्लर है, वो हमारा आउट ऑफ फोकस है। तो हम वी आर ओनली फोकसिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट होगा या हमारा बैकग्राउंड होगा वो सब ब्लरी है। तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है यहाँ पर वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, छोटा है डेप्थ ऑफ फील्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड की। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब ज़्यादा वाइडर एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर। ऑन द अदर हैंड यूजिंग अ नैरो अपर्चर, यानी कि जब हम लोग अपर्चर के साइज को इंक्रीज करेंगे, एफ स्टॉप को इंक्रीज करेंगे और अपर्चर का साइज कम होगा, तब हमारे पास डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज अ डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। Deep depth of field, on the other hand, is the kind in which the entire frame from foreground to the background is in sharp or in focus। ठीक है, जो हमारा foreground भी होगा और background तक लेकर, फ्रंट से लेकर और बैकग्राउंड तक हर चीज़ जब हमारे फोकस के अंदर है, हम उसको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड बोल रहे हैं। हम उसको बोलते हैं कि वो शार्प जोन है बेसिकली हमारा, क्योंकि हम कहीं पर भी मूव करेंगे हमारा एंटायर फ्रेम विल बी इन फोकस, और हमारा क्योंकि उसका डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा है तो हम उसको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड बोलेंगे। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। हमारी इंटायर इमेज जो है, हमारा इंटायर शॉट जो है, फ्रेम जो है, वो पूरा का पूरा फोकस में है। एंड टू लेकर एंड टू जो हमारा फॉरग्राउंड है, फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड और बैकग्राउंड टू फॉरग्राउंड, हर चीज़ मिड उसके बीच में जो भी आ रही है सब की सब फोकस के अंदर है। तो दिस इज़ द डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। When we talk about depth of field, हम बोलते हैं कि there are three factors which affect the depth of field, and the three factors are the aperture, our focal length and our focus distance। अपर्चर हमने जैसे अभी भी बात की कि जितना अपर्चर का साइज ज़्यादा होगा उतनी ही कम जो है, जितना अपर्चर का होल का साइज ज़्यादा होगा, ओपनिंग ज़्यादा होगी, उतना ही हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा वो कम होगा। बट जितना ज़्यादा कम हमारे अपर्चर का साइज होगा, यानी कि अपर्चर खुला ज़्यादा कम होगा, उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। द सेकेंड फैक्टर दैट मोस्ट डिटरमाइन डेप्थ ऑफ फील्ड इज फोकल लेंथ। द लॉन्गर द लेंस द शैलोअर द डेप्थ ऑफ फील्ड। हम जितना फोकल लेंथ ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हमारा जो
डेप्थ ऑफ फील्ड होगा वो कम होता जाएगा, शैलो होता जाएगा। बट अगर हम जितना वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ में हम शूट करेंगे, फोकल लेंथ वाइडर के फॉर्म में लेंगे, उतना ही हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फोकस डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस हम फोकस में ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड कितना होगा। अगर हम किसी सीन के अंदर सिर्फ एक पर्सन पर ही फोकस कर रहे हैं, हमें बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसका क्लोजअप शॉट चाहिए अगर, ठीक है, अगर हम उसके पास में जाकर सीन को शूट कर रहे हैं तो हमारा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा। बट अगर हम एंटायर फ्रेम के अंदर हम बहुत ज़्यादा सीन को ले रहे हैं, बहुत लोग ज़्यादा हैं उसके अंदर, एक क्राउड शॉट को ले रहे हैं, तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा वो उसके अंदर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हमारा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड यूज होगा। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड को, अपर्चर, फोकल लेंथ और फोकस डिस्टेंस। अब कभी कभी हम क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम क्रिएटिव हो सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ में। जैसे कि इमेज भी आपको दिख रही है कि फ्रंट और बैकग्राउंड आपका ब्लरी है बट द सेंटर पार्ट इज इन फोकस। तो कैसे होता है, क्या है? You don't just have to focus on the subject right in front of you to use a shallow depth of field. It's often used creatively to pick out one specific item in the middle of line to separate it from similar or identical items. Although जैसे कि हमें इमेज के अंदर भी दिख रहा है कि सारी चीज़ें सेम हैं, बट हमने सिर्फ एक पॉइंट को, एक लाइन को इन फोकस रखा है और सबको आउट ऑफ फोकस रखा है। तो हम इस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज करके कुछ क्रिएटिव हो सकते हैं हमारे सीन्स के साथ में। नेक्स्ट वन इज द फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ अफेक्ट्स हाउ जूम्ड इन एन इमेज अपीयर्स, यानी कि कितना हम ऑब्जेक्ट के पास में जा रहे हैं, कितना जूम्ड इन है हम, वो अफेक्ट करता है हमारे फोकल लेंथ को। द हायर द नंबर या मिलीमीटर नंबर, द मोर जूम्ड इन द इमेज अपीयर्स। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सी बात करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड लेंस को यूज़ कर रहे हैं और एक हमारा जो जूम लेंस है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। दोनों का जो नंबर है, मिलीमीटर नंबर है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और जब हम मिलीमीटर नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, तो वही हमें बता देता है कि उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, वो कहाँ तक जूम इन हो सकता है। एक 50 लेंस है और एक 120 लेंस है, तो 120 और 50 की अगर हम बात करें तो 120 इज़ मोर। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा हम उतना ही इमेज को के पास में, इमेज हमारे पास में हम उसको देख सकते हैं क्योंकि वो जूम लेंस है, ठीक है। हम इमेज को जूम इन करके देखते हैं। फोकल लेंथ रेफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू द पॉइंट वेयर द इमेज द लेंस सीज इन इज इन फोकस। दिस पॉइंट इज द कैमराज इमेजिंग डिवाइस। कैमरा के अंदर जहाँ पर हमारा इमेजिंग डिवाइस होता है, वहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट शार्प होगा, फोकस में होगा, वहाँ तक हम बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ के अंदर कंसिडर किया जाता है। विथ साइज लेंस डू यू वॉन्ट टू शूट दिस विद? हम जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि लेंस का साइज जो है, जैसे 50 की हमने बात की, तो 50 इज़ योर फोकल लेंथ। तो लेंस का साइज जो है उसी टर्म को हम यूज़ करते हैं फोकल लेंथ के साथ में, तो बोथ आर सिमिलर। अगर लेंस साइज की हम बात कर रहे हैं या फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो बोथ आर सिमिलर। एंड मोस्टली हम जब भी हम DSLR कैमरा को यूज़ कर रहे हैं और उनका लेंस हम यूज़ करते हैं, तो लेंस के ऊपर जनरली लिखा होता है कि वो कितने उसका फोकल लेंथ है। 50 का लेंस आप यूज़ कर रहे हो या उससे हायर का आप फोकल लेंथ का आप लेंस यूज़ कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके लेंस के ऊपर मेंशन होते हैं और आप लेंस देखकर बता सकते हो कि ये कौन से कितने फोकल लेंथ का आपका लेंस है। A longer focal length such as 135 mm or 85 mm in the diagram below, हम यहाँ पर हमने नीचे कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं और with different
हम बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ आपको दिख रहे हैं, बट जैसे ही देखो 50 mm से अगर 135 mm पर हम जा रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैमरा से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हम जूम इन फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। इसी जूम इन का मतलब है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के और पास जा रहे हैं, तो जैसे जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या हमारा जो कैमरा का लेंस का साइज है वो इंक्रीज होगा, उसी के साथ साथ हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो डिक्रीज। वाई इज फोकल लेंथ सो इम्पॉर्टेंट? हम फोकल लेंथ की बात करें और क्यों फोकल लेंथ इतना इम्पॉर्टेंट है, हम उसकी यहाँ बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, इट डिक्टेट्स योर फील्ड ऑफ व्यू। हम यहाँ बात कर रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू की, हम यहाँ पर हमारे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारी फोकल लेंथ है, हमने जैसे पहले भी बात की कि फोकल लेंथ अफेक्ट करती है हमारे फील्ड ऑफ व्यू को, उसी तरीके से हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो हमारी फोकल लेंथ है या जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो डिपेंड करेगा हमारी फोकल लेंथ पर भी। हमारे कैमरे का साइज या हमारे लेंस का साइज क्या है, कैमरा लेंस का साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा हमारा फोकल लेंथ होगा उतना ही शैलो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, और जितना कम हमारा फोकल लेंथ होगा उतना ही हमारा डीप डेप्थ ऑफ फील्ड होगा। तो इट रिलेट्स टू द डेप्थ ऑफ फील्ड। जनरेट्स विजुअल कॉन्टेक्स्ट फॉर योर शॉट। हम बात कर रहे हैं विजुअल कॉन्टेक्स्ट की। जब भी हम किसी पर्सन के सामने जाते हैं, हम उसको जूम करके या उसके एक्सप्रेशंस को दिखाना चाहते हैं तो हम पर्सन पर जूम करते हैं जनरली। तो जितना हमारा फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही पास हम ऑब्जेक्ट के या हमारे सब्जेक्ट के पास जा पाएंगे और हम उसके फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशंस को उतना क्लियरली शो कर पाएंगे विदाउट जूमिंग। Next one, last one is the alters the visual properties of your shot, how it looks basically, कितना क्या दिख रहा है आप का। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो हम बोल रहे हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट को, हम कुछ ही पार्ट्स, अगर हम हमारे सब्जेक्ट का अगर हम लोग फुल एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लेना चाहें तो हम नहीं ले पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारा फोकल लेंथ ज़्यादा नहीं है तो हम हमारे जो सब्जेक्ट है उसका एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लेना चाहें तो हम वो इजीली ले पाएंगे। तो कितना चीज़ हमारे सीन के अंदर कितना हम रिकॉर्ड कर पाएंगे वो चीज़ डिपेंड करेगी हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हमारे विजुअल प्रॉपर्टी पर। तो वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर, कि फोकल लेंथ जितना होगा उसी के ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि कितना एरिया हम कवर कर पाएंगे हमारे शॉट के अंदर। लास्ट वन इज द एस्पेक्ट रेशियो। Now what is aspect ratio? Aspect ratio is the ratio of width to height that describe the shape of your film or image. जब भी हम इमेज देखते हैं, कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं या हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी कोई इमेज देखते हैं तो उसका विड्थ और हाइट जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारा एस्पेक्ट रेशियो, कि हमारा एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा। It's usually written as of width is to height, like 1:1, 4:3 और 16:9। तो ये हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली। एस्पेक्ट रेशियो हैज़ नो रिलेशन टू हाउ बिग और स्मॉल द स्क्रीन इज। इट हम बोल रहे हैं कि एस्पेक्ट रेशियो जो है वो कहीं से कहीं तक भी हमारी जो स्क्रीन का साइज़ है उसके ऊपर मैटर नहीं करता है, वो हमारी इमेज के साइज़ पर मैटर करता है। You can have a 4:3 image on a cell phone or on a 40-inch movie theater screen. हम किसी इमेज को जब कहीं पर देख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इमेज का साइज़ है वो कितना है, या हमारे सीन का जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या है। उसको हम कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे हम फ़ोन पर देखें या हम किसी थिएटर के अंदर देखें या घर पर बैठकर टेलीविज़न के अंदर देखें। अ स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, एक नॉर्मल टेलीविज़न की अगर हम बात करें, आजकल के जो LCD स्क्रीन्स हैं, हम HD टेलीविज़न्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल टेलीविज़न्स की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो दे हैव अ 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। ओल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविज़न हैज़ had a 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। अभी के टाइम पर जो हम टेलीविज़न स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन HD टेलीविज़न्स होते हैं,
उनका एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली 16:9 होता है। और जो पहले के टाइम में हम स्टैंडर्ड जो टेलीविज़न यूज़ करते थे उनका एस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता था। उनके स्क्रीन का या उसके अंदर जो इमेज परफेक्टली फिट होती थी वो उसका साइज़ हम बता रहे हैं। सो कॉमन एस्पेक्ट रेशियोज़ की बात करें तो स्क्वायर फॉर्म में होता है जिसका 1:1 होता है, 4:3 है, 1.43:1 है, 2.2:1, 16:9, 1.85:1। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास एस्पेक्ट रेशियोज़ होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपको 70 mm फिल्म दिख रहा है, IMAX दिख रहा है, स्केयर फॉर्म में दिख रहा है, HD TV दिख रहा है, सिनेमा स्टैंडर्ड्स दिख रहा है, सिनेमैटिक वाइड स्क्रीन है। इस तरीके से अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो को हम यूज़ करते हैं। सो एस्पेक्ट रेशियोज टू यूज़ फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन्स। फिल्म्स के लिए और टेलीविजन्स के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट रेशियोज को हम यूज़ करते हैं? देर हैव बीन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। अगर टेलीविजन से के शुरुआत से लेकर या फिल्म्स की शुरुआत से लेकर और आज तक की हम बात करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियोज चेंज हुए हैं अब तक में। और थिएटर के लिए कुछ और यूज़ होता है, टेलीविजन स्क्रीन्स के लिए कुछ और यूज़ होता है, अलग अलग पर्पसेस के लिए भी हमने अलग अलग यूज़ किए हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे 4:3 रेशियो की और 1.33:1 रेशियो की। द अर्लीस्ट फिल्म्स वर प्रेजेंटेड इन अ 4:3 रेशियो। जो पहले की जो फिल्म्स होते थे उनको अगर हम बोलें तो वो 4:3 रेशियो में प्रेजेंट किए जाते थे, जब तक कि जो HD TV है हमारा, हाई डेफिनेशन टेलीविजन है, वो नहीं आए थे तब तक। सो 4:3 वॉज द नॉर्मल रेशियो फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविजन सेट्स। जो पुराने टेलीविजन सेट्स होते थे जो हमारे घरों में यूज़ होते थे उनके लिए अगर हम बात करें तो 4:3 हमारा एस्पेक्ट रेशियो वहाँ पर होता था। बट अभी चेंज हो गया है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। टुडे द 4:3 एस्पेक्ट रेशियो प्राइमरीली सर्व्स आर्टिस्टिक पर्पसेस। अब अगर हम बोलें तो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर टेलीविज़न सेट्स के लिए हम 4:3 यूज़ नहीं करते हैं, बट अब हम उसको जब यूज़ करते हैं तो हम आर्टिस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, सच एज मिमिकिंग अ स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग बिफोर द वाइड स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो बिकम्स द नॉर्म। अगर हम पुरानी चीज़ों को दिखाते हैं, बहुत पुरानी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, 90s एरा को दिखाना चाहते हैं, तो हम जनरली 4:3 रेशियो में हम अपने स्क्रीन पर हम उन चीज़ों को दिखाते हैं, वीडियोस को दिखाते हैं। तो वो बताता है कि हम इस टाइम पर, इस दौरान पर वो वीडियो जो है वो पुराना वीडियो था, ठीक है, पहले के टाइम में, क्योंकि इस तरह का रेशियो स्क्रीन पर चलता था इसीलिए। 16:9 रेशियो की बात करें तो आज के टाइम में हम जितना टेलीविज़न सेट्स को यूज़ करते हैं मोस्टली 16:9 हम लोग रेशियो यूज़ करते हैं। ये हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ है फॉर हाई डेफिनेशन टेलीविज़न स्क्रीन्स या हाई डेफिनेशन वाइड स्क्रीन टेलीविजन्स के लिए। एंड मोस्ट कंप्यूटर मॉनिटर्स ऑल्सो यूज़ 16:9 रेशियो। आजकल जो हम कंप्यूटर्स के साथ भी LCD स्क्रीन लगाते हैं उसका रेशियो भी 16:9 होता है। बट LCD स्क्रीन से पहले जो बॉक्स वाला हम स्क्रीन लगाते थे उसका रेशियो हमारा अलग होता था, वो 16:9 नहीं होता था। बट अब जो हम LCD स्क्रीन यूज़ करते हैं उसका रेशियो 16:9 होता है। Outside of movie theaters, most viewers watch content on 16:9। अगर थिएटर के उठकर बाहर आ जाते हैं तो जितनी चीज़ें हम आज के टाइम में देख रहे हैं वो सभी के सभी 16:9 रेशियो पर होती हैं, वो सभी की सभी 16:9 स्क्रीन्स पर होती हैं। तो जो शूटिंग होती है, जो फ्रेम रेडी किया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंगली किया जाता है, 16:9 के रेशियो के हिसाब से ही शूटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज दी 1.85:1, वन ऑफ द टू स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो इन मॉडर्न सिनेमा। आज के सिनेमा की अगर बात करें तो मॉडर्न सिनेमा की अगर बात करें तो 1.85:1 इज़ द रेशियो जो हम यूज़ करते हैं फॉर सिनेमा पर्पस। 1.85:1 is regarded as the normal widescreen format and is actually quite similar in size to 16:9। सिमिलैरिटी होती है, बहुत हद तक सिमिलैरिटी होती है हमारे 16:9 रेशियो से इस फॉर्मेट की। इट इज़ स्लाइटली वाइडर देन 16:9,
ऑब्वियस है कि हल क्योंकि साइज में डिफरेंस है इसीलिए थोड़ा सा जो वाइडर होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, सिर्फ वाइडर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा होता है. मीन्स content you shoot in 1.85:1 and display on wide screen televisions and computer monitors will appear with thin black bars on top and bottom of the screen. अगर हम कंटेंट को 1:85 वाले रेशियो में शूट करते हैं तो जब हम उसको टेलीविज़न 16:9 पर प्ले करते हैं तो टॉप में और बॉटम के स्क्रीन पर हमें ब्लैक बार्स नज़र आते हैं. लेफ़्ट और राइट पर फुल स्ट्रेच होता है बट टॉप और बॉटम पर हमेशा हमें ब्लैक बार्स नज़र आते हैं. दो दिस रेशियो इज़ मोस्ट कॉमन फॉर फीचर फिल्म्स. हम जितना भी सिनेमा शूट करते हैं, जितने भी फिल्म्स हम शूट करते हैं, वो सभी के सभी 1.85:1 रेशियो पर होता है. इसीलिए जब हम उन मूवीज़ को हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं तो वो जब टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मूवी प्ले होती है तो टॉप और बॉटम में ब्लैक बार्स हमें नज़र आती हैं. जबकि वही फॉर्मेट को हम थिएटर में जाकर देखते हैं तो वो हमें फुल स्क्रीन पर नज़र आता है. तो इसीलिए वो क्योंकि उसके अंदर उसका एस्पेक्ट रेशियो का डिफरेंस आता है, इसीलिए हमें वो ब्लैक बार्स जो हैं वो नज़र आती हैं. लास्ट बात करेंगे 2.76:1 रेशियो की, यानी कि हमारा 70 mm फॉर्मेट की हम बात करेंगे. 70 mm फाइल फॉर्मेट हैज़ अ humongous aspect ratio of 2.76:1 and is often projected on gigantic IMAX screens. आज के टाइम के थिएटर की बात करें तो IMAX स्क्रीन्स अलग से ओपन हुई हैं. वो स्पेशली इसीलिए ओपन हुई हैं क्योंकि जो शूट हम करते हैं IMAX स्क्रीन के लिए उसका रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एस्पेक्ट रेशियोज़. 70 mm initially rose to prominence in the late 1950s, but the format gradually faded out of use. 1950s में शुरुआत हुई बट धीरे धीरे चलते चलते इसका जो यूज़ होना है वो ख़त्म हो गया. बट अगर अब बात करें तो वापस से 70 mm का जो यूज़ है वो वापस से शुरू हुआ है और बहुत सारे IMAX थिएटर्स इसी स्पेशली इस फॉर्मेट के लिए ओपन किए गए हैं कि जो मूवीज़ 70 mm के अंदर शूट हुई हैं. बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ हैं आज के टाइम में जो 70 mm पर शूट होती हैं और उनके लिए बेसिकली उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए IMAX स्क्रीन्स जो हैं वो स्पेशली इंस्टॉल किए गए हैं, वो थिएटर्स इंस्टॉल किए गए हैं. सो नाउ जस्ट लाइक इन द 1950s, Hollywood is using 70 mm to lure audiences back to the theater by providing them with a unique experience that can't be duplicated at home or TV. जो इफ़ेक्ट हमें स्क्रीन्स पर जाकर दिखता है IMAX स्क्रीन पर, वो इफ़ेक्ट क्योंकि हम डुप्लिकेट ना कर सके टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो इफ़ेक्ट हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखता है क्योंकि साइज़ इतना बड़ा है इसका एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से कि घर पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो साइज़ बहुत छोटा नज़र आएगा. तो इसलिए लोगों को थिएटर में ले जाने के लिए, खींचने के लिए हॉलीवुड ने ये वापस से इस फॉर्मेट को शुरू किया. सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर. आई होप सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर हो गए होंगे और कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी. थैंक यू सो मच.